अब सेकंड एपिसोड में देखते हैं क्या होता है। सेकंड एपिसोड में हम देखते हैं बर्लिन कैमिल को आवाज देता है और कहता है कि क्या इत्तेफाक है, हम सामने वाले होटल में ही रुके हैं, कल सारा वक्त हम आपके बारे में ही सोच रहे थे। कैमिल कहती है मैं जल्दी में हूँ, मुझे जाना है। बर्लिन कहता है तो हम आपके साथ चल सकते हैं, रास्ते में थोड़ी गुफ्तगू भी हो जाएगी। थोड़ी देर बाद कैमरन एक बाइक लेकर वहाँ आती है, फिर वो रॉय के कमरे में जाती है। रॉय कहता है कि लाओ चाबी दो, बर्लिन ने मुझे एक काम दिया है, तुम यहाँ बैठकर सीसीटीवी देखो। वो कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। फिर वे दोनों तैयार होकर फादर से प्याला वापस लेने जाते हैं। दूसरी तरफ कैमिल टैक्सी के अंदर ही अपने कपड़े चेंज करती है और फिर वे ओपेरा क्लब जाते हैं। वहाँ एक से एक छपरी भरे पड़े थे और बर्लिन अकेला ही था जो टक्सीडो पहनकर आया था। दूसरी तरफ रॉय और कैमरन फादर के पास पहुंच जाते हैं। जब वो टैक्सी को आवाज देते हैं तो वे फादर से उसका बैग छीन लेते हैं, लेकिन फादर की पकड़ बहुत ही मजबूत थी। उनके चिल्लाने की आवाज उनके मस्टुंडे सुन लेते हैं। उनमें से एक मस्टुंडा ट्रैश उठाकर उन दोनों पर दे मारता है और वे वहीं पर नीचे गिर जाते हैं। फिर वे बैग उठाकर पैदल ही भागने लगते हैं और वे मस्टुंडे उनकी ही बाइक पर उनका पीछा करने लगते हैं। आगे जाकर गली में उनको शादी की भीड़ मिलती है। वे दोनों भागकर उस भीड़ को क्रॉस कर लेते हैं, लेकिन वे मस्टुंडे भीड़ के अंदर फंस जाते हैं। फिर वे दूल्हे की कार चुराकर वहां से भागने लगते हैं। वे मस्टुंडे अब भी कार का पीछा कर रहे थे। फिर आगे जाकर उनको जनाजा मिलता है। फिर वे कार को वहीं पर छोड़कर पास में बने पार्किंग लॉट में घुस जाते हैं। वे मस्टुंडे समझ जाते हैं कि वे पार्किंग लॉट में गए हैं। फिर वे भी पार्किंग लॉट के अंदर चले जाते हैं। वे दोनों बहुत ही गुस्से में थे। फिर रॉय कहता है कि तुम दूसरी तरफ जाओ, मैं सीधा जाता हूँ। फिर वहां जाकर वे गाड़ियों को हिलाते हैं और उनके अंदर के सायरन बजने लगते हैं। वे दोनों अलग अलग जगह से गाड़ियों के सायरन ऑन करके उन मस्टुंडों को कंफ्यूज कर रहे थे। फिर वे एक गाड़ी स्टार्ट करके वहां से भागने लगते हैं, लेकिन उनमें से एक गुंडा कुल्हाड़ी लेकर गाड़ी का टायर पाड़ देता है और उनकी गाड़ी दूसरी कार में जाकर ठुक जाती है। फिर जब वे कार से निकलकर भागते हैं तो वे मस्टुंडे उनको घेर लेते हैं। फिर उनमें से एक गुंडा तेज पानी की बौछार मारता है और उनका बैग नीचे गिर जाता है। फिर वो प्याला वापस मस्टुंडे के हाथ लग जाता है और रॉय कैमरन को लेकर वहां से भाग जाता है। इनके साथ अब जो भी हुआ उसमें एक अच्छी बात थी और एक बुरी। अच्छी बात ये थी कि मस्टुंडों को पता नहीं चल पाया कि ये चोर कौन थे, और बुरा ये हुआ कि प्याला इनके हाथ से निकल गया था। दूसरी तरफ बर्लिन कैमिल के साथ ओपेरा में एंजॉय कर रहा था। बर्लिन उसके साथ अच्छा वक्त बिताता है और फिर वे वापस अपने होटल की तरफ जाने लगते हैं। फिर टैक्सी से नीचे उतरकर वे मोबाइल नंबर एक्सचेंज करते हैं। अब कैमिल की नजरों में भी बर्लिन के लिए प्यार नजर आ रहा था। जब सुबह होती है तो ब्रूस कैला के रूम में जाता है। वो उससे पूछता है कि कैमरन कहाँ है। कल रात वो मेरी बाइक ले गई थी, लेकिन कैला को उसके बारे में कुछ नहीं पता था। फिर वो कैला के ऊपर लाइन मारने लगता है, लेकिन कैला थोड़ी शर्मीली स्वभाव की थी। वो उसको जाने के लिए कहती है और कहती है कि अगर कैमरन आई तो मैं उसे कॉल करने के लिए कह दूंगी। दूसरी तरफ रॉय और कैमरन डैमियन को मिलने के लिए बुलाते हैं और कल जो हुआ उसे सब कुछ बताते हैं। डैमियन कहता है कि तुमने कल फोन क्यों नहीं किया। वे कहते हैं कि हमने बर्लिन को कई बार फोन किया, लेकिन उन्होंने फोन उठाया नहीं। फिर डैमियन कहता है कल तुमने फादर को 30 फुट तक अपनी बाइक के साथ घसीटा, एक शादी बर्बाद कर दी और 26 कारों को नुकसान पहुंचाया। कैमरन कहती है उन दोनों जानवरों के होते हुए प्याला चुराना आसान नहीं था। फिर डैमियन उनको वो प्याला दिखाता है और कहता है कि कल की घटना के बाद फादर डर गए और वे खुद ही हमें प्याला दे गए। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश की, ये प्याला आपके पास ही सेफ है। अब अच्छी खबर ये है कि कल उनकी कमर टूट गई और वो एक हफ्ते के लिए चर्च नहीं आ पाएंगे। हमें अपना काम करने के लिए एक हफ्ता और मिल गया। फिर वो रॉय को बर्लिन के पास भेज देता है। जब बर्लिन सो रहा था तो उसके पास कैमिल का फोन आता है। वो उसे बालकोनी में बुलाती है। वो कहती है कि मैं पिछले 8 सालों से शादीशुदा हूँ, लेकिन कल जो एहसास आपके साथ हुआ वो पहले कभी नहीं हुआ। आप पेरिस में कब तक हैं? बर्लिन कहता है मैं सिर्फ 1 दिन हूँ। फिर वो अंदर चली जाती है। उस दिन बर्लिन खुश था क्योंकि उसकी गाड़ी पटरी पर आ रही थी। जब रॉय बर्लिन के पास आता है तो बर्लिन उसको एक जाम पिलाता है। वो कहता है कि नंबर देने के 3 घंटे बाद ही उसने मेरे पास फोन किया। इतने में उनका दरवाजा नॉक होता है और बाहर से कैमिल की आवाज आती है। अब बर्लिन और रॉय के तोते उड़ जाते हैं क्योंकि कमरे के अंदर उनका सेटअप लगा हुआ था, जिसमें वे कैमिल के घर पर नजर रखे हुए थे। इस सेटअप को 1 मिनट के अंदर समेटना बहुत ही मुश्किल था। फिर बर्लिन रूम से बाहर जाता है। वो कहता है कि आपका अंदर ना आना ही ठीक होगा क्योंकि आप शादीशुदा हैं। अगर आप अंदर आईं तो हम आपको सर्दियां खत्म होने से पहले बाहर नहीं निकलने देंगे। हमें बेईमान रिश्ता पसंद नहीं है। मेरा मतलब हम किसी के घर टूटने की वजह नहीं बनना चाहते। कैमिल कहती है मैं तुम्हारा फैसला समझ गई हूँ, मुझे तुम्हारी सच्चाई अच्छी लगी, इसमें तुम्हारा ज़मीर झलकता है। फिर वो अलविदा कहकर वहाँ से चली जाती है।
फिर बर्लिन को महसूस होता है कि रूम के अंदर ना आने देने के चक्कर में बहुत गलत हो गया। फिर वो दोबारा रूम से बाहर जाता है और कैमिल को आवाज देता है और उसके बाद वो अपना मुंह मीठा करता है। जब बर्लिन कैमिल के साथ इश्क लड़ा रहा था तो उसकी बाकी टीम सुरंग की खुदाई कर रही थी। ऐसा लग रहा था बर्लिन अपने मिशन से भटक रहा है। लड़की का चक्कर है बाबू भैया। अब बर्लिन कैमिल के दोस्तों के साथ भी पार्टियां करने लगा था। कुछ दिन तक ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। तभी कैली अपने रूम में कैमरन को बताती है कि मुझे शायद ब्रूस अच्छा लगने लगा है। मुझे इस तरह के बदतमीज लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों ये मेरे दिमाग से जाता ही नहीं है। मुझे उसके पसीने की खुशबू अच्छी लगती है। मैंने तो उसका टॉवल भी छुपा रखा है जिससे उसने अपना पसीना पोंछा था, लेकिन वो 24 का है और मैं 36 की। क्या करूं? फिर कैमरन कहती है जो तुम्हारा दिल कहे वो करो। दिल होना चाहिए जवान उम्र की रखिया। फिर वे म्यूजिक ऑन करके मस्ती करने लगते हैं। म्यूजिक की आवाज सुनकर वहाँ ब्रूस आ जाता है। फिर वो भी उनकी पार्टी में शामिल हो जाता है। कैला की धड़कनें तेज हो जाती है। अब उनके पास दारू खत्म हो जाती है। फिर ब्रूस रॉय को भी फोन करके अपने पास बुला लेता है। वे चारों वहाँ खूब एंजॉय करते हैं। अब बर्लिन की तरह ये चारों भी अपनी जोड़ियां बना लेते हैं। अब उनका खुदाई का काम भी पूरा हो गया था, क्योंकि उनको टनल वहां तक खोदनी थी जहां तक ईंट की दीवार ना निकल आए, और उस ईंट की दीवार के पीछे था नीलामी घर। अब उनको वो दीवार तोड़कर नीलामी घर के अंदर घुसना था ताकि किसी को शक भी ना हो। अब उनको एयर चैम्बर और सर्विस एरिया से होते हुए तिजोरी तक पहुंचना था। फिर उन्हें वहां पर कंक्रीट ब्लॉक से बनी हुई दीवार तोड़नी थी जो तिजोरी से बने पहले कमरे की थी। उस रूम में 2 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं जिसकी फुटेज वहां मौजूद गार्ड्स के कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देती है। एक गार्ड हॉल में बैठा होगा और दूसरा बेसमेंट में ठीक तिजोरी के सामने बैठा होगा। हमें उन दोनों ही गार्ड्स को कंप्यूटर से दूर करना होगा, कम से कम 3 मिनट के लिए, ताकि सीसीटीवी हैक कर सकें। वे गार्ड हर रोज 8 बजे डिनर में आमतौर पर पिज्जा ही मंगवाते हैं, लेकिन अब की बार जब वो फोन करेंगे तो फोन कैला उठाएगी। उसके बाद हम अपने धूल से भरे हुए कपड़े उतारकर बिल्कुल साफ सुथरे कपड़े पहन लेंगे ताकि तिजोरी में मिट्टी का एक भी कण या आपका एक भी बाल ना मिले, वरना पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। ब्रूस उन गार्ड्स के लिए पिज्जा डिलीवरी लेकर जाएगा और उन गार्ड्स को ज्यादा से ज्यादा गुस्सा दिलवाने की कोशिश करेगा, क्योंकि पिज्जा ठंडा होगा। ये वो सारी चीजें करेगा जिससे भूखे आदमी को गुस्सा आ जाए, क्योंकि जब डिलीवरी बॉय किसी से अकड़कर बात करता है तो इससे ईगो हर्ट हो जाती है। फिर वो अपने साथी को बुलाएगा। जैसे ही उसका साथी अपनी जगह से हिलेगा, हमारा खेल शुरू हो जाएगा। हमारे पास अपना प्लान पूरा करने के लिए पूरे 3 मिनट होंगे। फिर हमारा रोबोट कंक्रीट के एक ब्लॉक को बाहर निकालेगा और फिर हम पहुंच जाएंगे एंटी चैम्बर के अंदर। ब्रूस उन गार्ड्स को उलझा कर रखेगा। फिर कैला सीसीटीवी हैक कर लेगी। ब्रूस बदतमीजी पे बदतमीजी करता रहेगा जब तक कि कोई गार्ड उस पर हाथ ना उठा दे। फिर ब्रूस नीचे गिरकर बेहोश होने का नाटक करेगा। वो पुलिस या एम्बुलेंस बिल्कुल नहीं बुलाएंगे, क्योंकि वे ये नहीं बता सकते कि उन्होंने डिलीवरी बॉय को इसलिए पीट दिया कि खाना ठंडा था। उसको दौरे आ रहे हैं क्योंकि हमने उसके सिर पर वार कर दिया। वे अपनी पूरी कोशिश करेंगे ब्रूस को होश में लाने की। तब तक कैला अपना जादू दिखा देगी। फिर पूरे 3 मिनट बाद ब्रूस को होश आ जाएगा। तब तक उनके सीसीटीवी हैक हो चुके होंगे और उसके तुरंत बाद हमें वहां से निकलना होगा। फिर हमारा रोबोटिक बुलडोजर कंक्रीट के उस हिस्से को वापस उठाकर उसकी जगह पर रख देगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो उनके सीसीटीवी पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में आ जाएंगे और उसके बाद हम शुरू करेंगे इस खेल का दूसरा पड़ाव, और वो ये है कि 10 इंच मोटी स्टील की दीवारों वाली तिजोरी को हम कैसे खोलेंगे और उसके बाद हम पकड़े भी ना जाएं। हमारी चोरी को देखकर दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर भी कहेगा,